इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है। मैं हिंदी वाले को देखता चलूंगा और आपको यदि इंग्लिश देखना हो तो आप बगल में इंग्लिश को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी या से गर्म जलधारा है। तो आप देखें इसमें आपका जो चारों ऑप्शन है, इसमें जो ब्राज़ील धारा है ये आपकी गर्म जलधारा है, बाकी तीनों जो है फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी ये ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील गर्म जलधारा ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो आपका केवल दूसरा अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उपनिषद काल के राजा में राजा जनक शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो ये विदेह के शासक थे, विदेह के। उपनिषदों में कुछ प्रमुख क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि पांचाल के राजा प्रवाह जाबली, विदेह के राजा जनक, केके के राजा अश्वति तथा काशी के राजा अजातशत्रु थे। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने का वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? तो हाथी गुफा अभिलेख को माना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देने का प्रमुख सोर्स है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नंद वंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहर का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है, गुप्त काल में अग्रहार क्या था? यह एक प्रकार का मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में प्रदत्त जो भूमि होती थी उसी को अग्रहार कहा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सभी प्रकार के करों से मुक्त भूमि जो है वो दान में दी जाती थी। अगला है, कवि वाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो वाणभट्ट की कृति थी हर्षचरित। इस हर्षचरित से ही जो है हर्ष के बारे में, हर्ष के समय की विशेष सूचना मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो आप देखें, इसमें एक तरफ मठ है, दूसरी तरफ प्रदेश है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, ज्योतिर्मठ हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है, पुरी उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में। तो दो वाला आप छोड़ दीजिए, तो 134 अर्थात आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज या यूरोपियों ने किस एक संगठन को स्थापना की थी? तो इन्होंने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 84 रहता है, इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं से संबंधित है। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज और यूरोपियों द्वारा यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन अर्थात यूरोपीय रक्षा संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू किया था। 1836 से 42 तक ये आपके यहाँ के गवर्नर रहते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दे दी जाए तो यह धीरे धीरे छन छन करके नीचे तक जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा के पात्र हैं। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का है। तो आप देखें, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन 3 लोगों ने किया था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसलिए इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। और यह जो उपयुक्त कथन है ये लाला लाजपत राय कांग्रेस की याचना नीति की आलोचना करते हुए उस समय उन्होंने इस वक्तव्य का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये शाहजहां के मुगल दरबार में रहते थे और ये शाहजहां के शासन काल में ही अब्दुल हमीद लाहौरी जो है यहाँ पर यात्री के रूप में आते हैं और अपनी पुस्तक पादशाहनामे में शाहजहां-कालीन इतिहास का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हैं। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किशोरदास पाल सही है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता चार्ल्स मेटकाफ सही है। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1877 लॉर्ड लिंटन बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही, उपरोक्त सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण का महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये इस नाम से प्रसिद्ध थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, ठीक है, और अपने उदार चरित्र एवं सहिष्णु दृष्टिकोण की वजह से इन्हें महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई फ्रांसीसियों से प्राप्त की थी, बिल्कुल गलत है। फ्रांसीसियों से नहीं बल्कि पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त की थी 1868 में, अर्थात ए ऑप्शन केवल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यह निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कार्यक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आती है? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
1940 में है। बेबेल योजना जो है 42 का है। और भारत छोड़ो व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, बेबेल योजना 1945 में, बंबई के नौसैनिक विद्रोह 1946 में। अर्थात इस प्रकार से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, बंबई के नौसैनिक विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इंदु प्रकाश, एमजी रनाड़े बिल्कुल सही, नेटिव ओपिनियन, बीएन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित नहीं बल्कि फिरोज शाह मेहता ने इसको प्रारंभ किया था। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, तो देखिए विटामिन B6 ये इससे संबंधित होने वाला रोग चर्म रोग है, सही है। विटामिन B12 रुधिर क्षीणता, सही है। विटामिन ई जनन शक्ति में कमी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होता बल्कि रतौंधी होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी से होता है जिसे स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ वर्णक और दूसरी तरफ उसका प्रभाव क्या है। लाइकोपीन, लाइकोपीन टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। कैप्रेसिन ये मिर्च की तिरछड़ता होती है। जेंथोफिल हल्दी में पीला रंग। एंथोसाइन सेब के फल में लाली। अर्थात 2134 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें आप सी ऑप्शन देखिए, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये उत्तरदायी होता है, जबकि एस्परजिलस जो होता है सिट्रिक अम्ल बनाने में इस्तेमाल होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है दही बनाने में। और आपका राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए। पहला है एंडेमिक, किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग जो होता है उसे एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक कब होता है, कोई संक्रामक रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है उसे एपिडेमिक कहते हैं। और जब पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में जब प्रसार हो जाता है, विस्तार हो जाता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी। अर्थात डी आपका सही जगह उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, एमिनियोसेंटेसिस एक प्रकार का क्या है, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण है। इसके माध्यम से बच्चों में डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता इत्यादि जैसे जो जन्म दोष होते हैं उनको जांचा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, विकिरण के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, बिल्कुल गलत है, सबसे कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, विकिरण के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि, आंख होती नहीं, सबसे ज्यादा हानि होती है। इस प्रकार से आप कथन देखें तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अंतःद्रव्य जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि जो कोशिका का पावर हाउस का आता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है, तो सोडियम, जिसका अपेक्षित घन 0.97 होता है, यह जल पर तैरता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है, तो देखिए यह प्राचीनतम परतदार चट्टान है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही। सी, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है, बिल्कुल सही। इस प्रकार तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, 2 सूचियां दी गई, जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो जो बोरो जनजाति है ये आपका ब्राजील में पाई जाती है, नाबा सूडान में, जबकि फुलानी पश्चिम अफ्रीका और बंतू दक्षिण अफ्रीका में। अर्थात 1243 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सुमेलित है, यहाँ बेमेल नहीं सुमेलित होना चाहिए। एक तरफ झील तो दूसरी तरफ नगर दिया गया है। तो झील अथावास्का झील कनाडा में है, ये तीनों झीलें आपके कनाडा में हैं। अथावास्का झील, ग्रेट बैरियर, बियता, ग्रेट स्लैब। इसको आप एक बार मैप में देख लीजिए, कई बार इसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है। तो अथावास्का झील यूरेनियम सिटी के इसके निकट यूरेनियम सिटी है। ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम है। ग्रेट स्लैब झील के निकट इलिनॉइस सिटी है। अर्थात तीनों ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है, तो ये कौन सी नदी है, ये बेतवा नदी है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 2 सूचियां दी गई हैं अगले क्वेश्चन में, इन्हें सुमेलित करना। अमृत क्रांति जो है ये नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। अर्थात 2, भूरी क्रांति ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अर्थात 2134 है, 2134। 28 का ए हो जाएगा। 29, पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है, जापान को। इसके अलावा निप्पन, सूर्योदय का देश, फूलों का देश भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोआ मांडी लौह स्थित झारखंड में स्थित है, बिल्कुल सही। मोशाबीन उड़ीसा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, गलत है। मोशाबानी आपका झारखंड में है और यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका केवल एक सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही नहीं है। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो आप देखें इसमें जो आपका उरी परियोजना है ये चिनाब पे नहीं है, चिनाब पे आपका दुल्हस्ती है, सलाल है, बगलिया है, परंतु उरी नहीं है। उरी हो गया, तुलबुल हो गया, किशनगंगा हो गया, ये झेलम नदी पर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है। तो इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दूसरा, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई के अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला छोड़कर दूसरा तीसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में संविधान में जो चर्चा है वो आर्टिकल 76 के तहत, जबकि राज्य स्तर पर जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 165 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है, किसमें? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जो कि संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 41 में कहा गया है में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सत्य है। निर्वाचन में नहीं भाग लेते, परंतु आपका महाभियोग की जब प्रक्रिया चलती है वहां पर भाग लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, दोनों ही सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान कहां से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके तहत किसी एक व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो देखिए 89वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना संबंधित है। 97वां संशोधन जो है ये सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करने संबंधित है, जबकि 92वां संविधान संशोधन जो है ये 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़े जाने संबंधित है। ये 4 भाषाएं कौन जोड़ी गई थी, ये थी आपकी बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो इस प्रकार से तीनों ही सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा राजभाषा का प्रयोग, तीसरा है 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उपरोक्त में से कौन सा या से संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जबकि राजभाषा का प्रयोग और 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ये साधारण बहुमत से हो सकता था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला है वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, संसद के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो आपका एक गलत हो गया। कारण देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, अर्थात यहाँ पर ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए वाणिज्य मंत्र आर्थिक कार्य विभाग ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि वाणिज्य मंत्रालय के, अर्थात ए गलत है आपका। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में आता है, बिल्कुल सही है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में आता है, और लोक उद्यम विभाग जो है लोक उद्यम भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तहत आता है। इस प्रकार से केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है, सैनिक न्यायालय के संदर्भ में नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाजत जो है उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध दे सकता है, परंतु सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो कुल 6 माह का टाइम मिलता है, अर्थात
180 दिन। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 60.3% है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल गलत है, राज्य विधानमंडल में नहीं है, केवल केंद्र में है। दूसरा, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। बिल्कुल 4 माह तक, पहले दशा में 3 माह, फिर दूसरे टर्म में 1 माह, तो कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। अर्थात आपका केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? उच्चतम न्यायालय को। अगला है झील दिया गया है और जिला दिया गया है, तो देवरिया झील गोरखपुर में नहीं, कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में है। तथा कीठम झील आगरा में है, बेला सागर महोबा में, फुलहार झील पीलीभीत में है। शारदा नहर से निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सब में की जाती है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, खीरी, यहाँ सब किया जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो शारदा नहर ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न पर विचार करिए। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, उपयुक्त में से किसका या किनका संबंध किराना घराने, यहाँ से किस लिखा हुआ है, यहाँ पे किराना घराना हो जाए, किराना घराने से है, तो तीनों का संबंध किराना घराने से है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खान ने किराना घराने की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से? उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र, जबकि पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। लोकगीत देखने और क्षेत्र देखने हैं। सोहर एवं कजरी अवध में बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, आल्हा बुंदेलखंड में होता है, ना कि बघेलखंड क्षेत्र में। अर्थात 1, 2 सही, मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो केवल तीसरा सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर विश्वविद्यालय दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जिसे मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, स्थापना हुई थी 1965 में, ना कि 1985 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 सही है। निम्नलिखित 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है। बिल्कुल सही संबंधित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। बिल्कुल सही। कालपी नगर गंगा नदी के तट पर से नहीं, यमुना नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर स्थान आता है। पहले पे आपका राजस्थान है, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपको उत्तर प्रदेश आता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1989 में दी गई। यहाँ पे स्थल और दूसरा जिला है बरन, बुलंदशहर, बासरखेड़ा, शाहजहांपुर, राजघाट, बनारस और अंतरची खेड़ा एटा में। अर्थात आपका 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसका जो इंग्लिश में नाम क्या है? इसका इंग्लिश में नाम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? तो गोमती बैराज, लौकुश बैराज, गोकुल बैराज, तीनों के तीनों हैं। आपका गोमती बैराज जो है लखनऊ में है, गोकुल बैराज मथुरा में है, लौकुश बैराज आपका कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है? नहीं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अर्थात पहला गलत, दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आम का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पूर्व का सिरा जौनपुर, पीतल नगरी बरेली नहीं है बल्कि मुरादाबाद है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। सॉफ्ट लोन कहते हैं, ठीक है। और हॉट मनी क्या होती है? शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखने वाली विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है?
तो देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय जूट बोर्ड बंगलुरु में नहीं बल्कि कोलकाता में है, पहला और दूसरा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई? तो जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था राजस्व घाटा को समाप्त करना। आगे चलते हैं, लघु अवधि ऋण दिया जाता है अधिकतम 15 माह के लिए। अगला है, सार्वजनिक उद्यम होते हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, पूंजी में भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक, ये आपका टोक्यो में नहीं है इसका मुख्यालय, बल्कि कहाँ, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में, AIIB बीजिंग में, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में। पहला छोड़ करके बाकी सब सुमेलित है, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न पर विचार करिए। वन, जल, खनिज, सड़कें, उपयुक्त में से कौन सा या से प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो देखिए, प्राकृतिक पूंजी में आपका वन आएगा, जल आएगा, खनिज आएगा, परंतु सड़कें प्राकृतिक पूंजी में नहीं आती हैं। तो 1, 2, 3 अतः सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा या से सही है? वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में किस एक के अध्ययन से संबंधित है? तो ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन से संबंधित है, जबकि ऑर्गेनोलॉजी जो है अंग विज्ञान संबंधी, जो अंग विज्ञान का अध्ययन है ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन जो है ये मायोलॉजी कहलाता है, और अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, दंत वलक निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दंत वलक जो मानव शरीर में सबसे कठोर अवयव है, एक हाइड्रोक्सी पेटेलिक खनिज होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। नहीं, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया आपका। कारण क्या है? मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, घरों में और आपके कारखानों में इसका जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला गलत है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विषयक प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर का दाजीगाम जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो यह विभाजन 1972 में विटकेयर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 76 है कि निम्नलिखित पत्तनों में से जो पोर्ट होते हैं में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? चूंकि वर्तमान में स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें देखें, चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें पूछा है कि सबसे दक्षिणी पत्तन, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी पत्तन कौन सा है? तो वो है आपका पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज जो है ये दक्षिण में है, जबकि उत्तर में कौन सा होगा? सबसे उत्तर में जो है इसका पोर्ट सईद है, और इनके मध्य में जो है पोर्ट फौद, पोर्ट तौफीक और पोर्ट इस्माइलिया जो है वो स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है, किस प्रकार से आती है? तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आती है और अपघटक की श्रेणी में। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक स्रोतों या जो प्राकृतिक सोर्स है इससे वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है। तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं यहाँ से नेचुरल रूप से सबसे अधिक मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। इससे आपका कुल जितना उत्सर्जन होता है उसका 76% जो है वो आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है। और मीथेन एक हरितगृह गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि वायु प्रदूषक भी होती है। अगला है 79 नंबर, वर्ष 2000
11 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं, क्रम से बताना है। तो इसमें आपका ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर है। ठीक है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सबसे कम ललितपुर 242 है, फिर सोनभद्र 270 है और हमीरपुर का 275 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 2 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है। बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर है। तो आप दोनों कथन देखिए, दूसरा वाला जो कथन है ये बलरामपुर नहीं बल्कि श्रावस्ती होना चाहिए। तो ठीक है, तो श्रावस्ती है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो केवल कथन एक सत्य आपका हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मतलब जो जनगणना 2011 थी, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर रही है कितनी थी, 57.2% थी। ठीक है, और महिला साक्षरता में सर्वाधिक कानपुर में और न्यूनतम आपका श्रावस्ती में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी केरल में स्थित नहीं है। तो चारों आप देखिए, इसमें वेम्बनाड झील केरल में है, पेरियार केरल में है, अष्टमुडी केरल में, कोल्लेरू जो है ये केरल में ही आंध्र प्रदेश में है। तो डी आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सेबी कहते हैं, का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे है, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है, पुणे में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती थी, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। 83 बताएं, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा या से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत 3 देश आते हैं आपके, लिथुआनिया, लटाविया, इस्टोनिया। ठीक है, तो 2, 3, 4 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लोवाकिया जो है एक भू आबद्ध देश है। इन चारों को भी आप मैप में देख लीजिएगा एक बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। दूसरा, ब्राजील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा, मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, परंतु तीसरा जो है कि मध्य अमेरिकी देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यदि आप देखें अमेरिकी देशों से, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से कर्क रेखा जो है केवल मैक्सिको से होकर के गुजरती है, परंतु मध्य अमेरिकी देशों से तो होकर गुजरती ही नहीं है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा तो सही है। इसमें पूछा है सत्य कथन कौन से है, तो पहला और दूसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। तो आप देखिए जो भूमध्य सागर उसके इर्द गिर्द जो भी देश होंगे वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी मेनली। तो आप इसमें से सबसे पहले देखिए कि कौन सा भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उससे सीमा साझा नहीं करता या उसके तट पर नहीं है। तो देखिए जॉर्डन है, इजराइल है, साइप्रस है, ये सबके सब जो है आपका मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं, जबकि जो अजरबैजान है ये कैस्पियन सी से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस के अलावा तुर्की है, लेबनान है, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता। तो 4 परिणाम यहाँ दिए गए हैं, उनको आप देखिए। तो पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, बिल्कुल इससे होती है, तो ये कारण होता है। दूसरा है समुद्री मछलियों का घट जाना, बिल्कुल होता है, क्योंकि जहां ठंडे की जरूरत थी वहां गर्म हो जाता है, तो इससे पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। तीसरा, पेरू के तट पर अनियमित शीतलता हो जाती है, नहीं ये गलत है, क्योंकि पेरू के तट पर ऑलरेडी ठंडी जलधारा होती है और इस दशा में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे गर्म जलधारा का प्रभाव हो जाता है। डी, समुद्री जल के वाष्प में अनियमितता होती है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से केवल सी वाला जो है वो इसका कारण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। तो जो रामेश्वरम द्वीप है ये पंबन चैनल के द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। रामेश्वरम द्वीप है कहाँ पे, भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। अगला है 89, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप 4 ऑप्शन देखिए, 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आप भारत का जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वर्ष 2001-11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो ये आपकी रही है 12.3%। कितनी रही है, 12.3%।
3% रही है, जबकि शहरी वृद्धि दर कितनी रही है 31.8%, और टोटल कितनी रही है वो है 17.6%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं, हमें उपरोक्त उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड ये आपका कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? सितंबर 1928 में, और इन्हीं के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। इन्हीं से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी होते हैं उनके द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। कब की जाती है? 17 दिसंबर 1928 को। फिर चटगांव आर्मरी रेड जो है ये 18 अप्रैल 1930 को पड़ता है, 18 अप्रैल 1930 को पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, फिर सैंडर्स की हत्या होगी, फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होगा, फिर चटगांव आर्मरी रेड होगा, मतलब 2314। तो 2314 कहां पे है? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया? पहली बार जो प्राथमिक शिक्षा पर वो है जो WW हंटर की रिपोर्ट आती है, हंटर कमीशन, इसमें दिया गया था। जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट थी इसमें प्राथमिक शिक्षा पे नहीं बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया गया था, जो 1854 में आती है। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में पहली बार जोर दिया गया था, जबकि वुड डिस्पैच रिपोर्ट में आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर जोर दिया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक बनाई गई समिति का सदस्य कौन? एक नहीं था। इनके द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है। तो इसमें इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं, और इनको लेकर के इसमें 6 सदस्य थे। इसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास शामिल थे, परंतु अब्दुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इसमें अब्दुल कलाम आजाद इसमें शामिल नहीं थे। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर इसमें शामिल थे। 94 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं ये। सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सुरेंद्र बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। बिल्कुल गलत है ये इसका जो है, देखिए कारण तो सही दिया गया परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है। तो बेलूपंथी विद्रोह जो है आपका कहाँ का है? ये केरल का है। कोल विद्रोह झारखंड का है। अहोम आपका असम का है। तेभागा बंगाल का है। तो 2143 आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 95 का डी। 96 देखते हैं। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? धर्म प्रचार बंधु, कविराज, भारत का नेपोलियन। तो ये तीनों ही उपाधियां इस समुद्रगुप्त की रही हैं, तो अतः सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है, जबकि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। और समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण वाले प्रश्न है ये। कथन है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। कारण, हरे पत्ते वाली सब्जियां फॉलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत होते हैं, जो DNA संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन कारण बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से 97 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो आप चारों देखिए, इसमें जो क्वाशीयोरकार होता है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में रोग होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो जीरोफ्थेल्मिया है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला नेत्र संबंधी रोग होता है। हिमारेजी विटामिन के की कमी से होने वाला रक्त स्त्रावी रोग होता है। निक्टालोपिया, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला सामान्य रतौंधी रोग होता है। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक नाम दिया गया है, उनके व्यापारिक नाम की बात की गई है, तो बताना है कौन सा बेमेल है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है।
और कैल्शियम सल्फेट चौक नहीं होता बल्कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, और चौक का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस एक को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? तो एलएसडी को जिसका पूरा नाम क्या है, लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड, यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। और यह लगातार जो कि ड्रग्स को लेकर के जो छापे पड़ रहे थे उसमें लगातार जो ड्रग्स के नाम आ रहे थे उसमें से एक एलएसडी का भी नाम लगातार चर्चा में था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी स्थापना के सही कालक्रम अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होती है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1866 में होती है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या स्थापित होगा? सबसे पहले आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अर्थात 2 नंबर, फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होगी 67 में, फिर आपका इंडियन लीग 75 में आता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85 में आता है। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच में, इससे संबंधित कई सारी जो असंबद्धताएं होती हैं उसको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कोड के माध्यम से चयन कीजिए। देखिए, चौसा का युद्ध जो होता है ये मई 1539 में होता है। कन्नौज का युद्ध जो होता है ये मार्च 1540 में होता है, 1540 में। और दोराहा का युद्ध जो होता है 1532 में होता है। तो देखिए, पहले दोराहा का युद्ध होगा, फिर चौसा का युद्ध होगा, फिर आपका कन्नौज का युद्ध होगा। तो दोराहा 3 है, 312। तो देखिए 312 कहां पे है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस एक मत का समर्थन नहीं किया? तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, स्वनिर्देशित कर्म के सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु वेदों की मान्यता का समर्थन इनके द्वारा नहीं बल्कि आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है इसका राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए, परम भागवत की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं दी जाती, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। तो पहला वाला गलत है। इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त, 4 अश्वमेघ प्रवरसेन प्रथम, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 सही है आपका। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात जो है नीति सिद्धांत के आर्टिकल 45 में किया गया, सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति के बारे में आर्टिकल 42 में है, जबकि कार्य के अधिकार के बारे में आर्टिकल 43 में नहीं बल्कि 41 में दिया गया। किसमें दिया गया? 41 में। यहाँ 43 नहीं 41 होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, बिल्कुल सही करता है। कारण, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो ये भी कथन पूरी तरीके से सही है और ये कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो यह जो है वर्ष 1993 में पारित किया गया था। 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? गरीबी में वृद्धि? नहीं, गरीबी में से कमी होगी। वित्तीय समावेशन में सुधार होगा। प्रशासनिक भार में वृद्धि? बिल्कुल होगा। बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना, ये इसका नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू हो तो इससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे मांग आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होगा, अर्थात बाजार जोखिम उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 34 में यह वर्णित है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों संबंधित प्रावधान संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होलोकोइनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है, बिल्कुल सही है। मॉन्टेक्स जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
और ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसका रखरखाव रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा होता है, और मॉन्ट्रेक्स आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 113, ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन बलिया में किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे, 114 पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और इसके उत्तर में मेघालय पड़ेगा, जबकि इसके दक्षिण में आप देखें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी जो है इसका हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, उड़ीसा जो है ये दक्षिण में, मेघालय आपका उत्तर में पड़ेगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए कितनी? 2.1 होनी चाहिए। 116 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? तो इन चारों में देखिए घटते क्रम में सबसे छोटा पृथ्वी है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपका शनि आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर आपका बुध आएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करती है, अर्थात ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है, IMF के द्वारा। 118 नंबर देखते हैं, रिजर्व ट्रेंच स्थिति का संबंध प्राय किसके साथ संबंधित है? तो ये IMF के साथ संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा की होल्डिंग्स के मध्य अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थित होती है। 119 नंबर देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। देखिए पंजाब का कूका विद्रोह, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन, ये सब जो है उपयुक्त घटनाओं का संबंध किस एक जनरल के कार्यकाल से है? तो इनका संबंध लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के 1872 तक रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बॉक्साइट के संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान गिनी रखता है और उत्पादन में पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया रखता है। 121 नंबर देखते हैं, विश्व में गेहूं की उच्चतम उत्पादकता वाला देश कौन सा है? देखिए उत्पादन में नंबर 1 पे आपका चाइना है, ठीक है, परंतु उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के मामले में देखें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो आयरलैंड की है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से हाइड्रोमीटर के संबंध में सत्य है? देखिए हाइड्रोमीटर जो है ये उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसकी सहायता से वायुमंडल में नमी को मापा जाता है, ये गलत है। देखिए आपका हाइड्रोमीटर हो गया या आपका हाइड्रोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर, ये उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व की गणना की जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में नमी की गणना की जाती है। तो आपका केवल ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, क्रिकेट की बाइबल माने जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा हाल ही में ICC की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है कपिल देव। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया है और यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृत को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये सिंगापुर की विरासत है या सिंगापुर का कल्चर है। 126 देखते हैं, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जेंडर हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो केरल ने स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को सम्मिलित किया है। सिंगापुर में हॉकर एक जीवित संस्कृत है। सॉरी गड़बड़ हो गया, ये आपका 125 का व्याख्या थी। 126 का देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महिला विंग जो है एवं केरल सरकार द्वारा हाल ही में भारत के पहले जेंडर हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 127 नंबर देखते हैं, हाल ही में NTPC द्वारा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2020 तक प्रारंभ करने का अनुमान व्यक्त किया गया। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है किस पे, कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और ये किस नदी पर है? तो सुबनसिरी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। सुबनसिरी के नाम पे ही, नदी के नाम पे इसका जो नामकरण सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना मार्च 2001 में प्रारंभ हुई थी। इस परियोजना को
मार्च 2021 तक अब प्रारंभ किए जाने का अनुमान अभी हाल ही में व्यक्त किया गया है। यहाँ मार्च 2020 नहीं, मार्च 2021 होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपन्यास सगी बहन को वर्ष 2020 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, उपन्यास सगी बहन के लेखक स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट हैं। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? हेमा कोहली बनी है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के प्रथम पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, परागण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। 131 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से 5i संगठन के संबंध में सत्य है? तो देखिए, इस संगठन का निर्माण उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए किया गया है। इस संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और हाल ही में जापान को इस नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। 132 देखते हैं, भारत में हाल ही भारत एवं किस राज्य के मध्य चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को पुनः खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो रेल योजना है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य की है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है, 131 है, जबकि पिछले साल 129 था, मतलब 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2020 में एथेनॉल लॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को विश्व में बोली जाने वाली भाषा के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसे तीसरा स्थान प्राप्त है। पहले पे अंग्रेजी है, दूसरे पे चाइना की मंदारिन है, ठीक है, और तीसरे पे हिंदी है। अगला है 135 नंबर, यहाँ पे एक तरफ लॉ है इसके, दूसरे तरफ राज्य है। देखिए, नाथरा की पाल ये गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। थूर हुंडेर राजस्थान में, पंशीरा बुरू झारखंड में है। तो आपका 2 और 3 सही सुमेलित है, पहला सुमेलित नहीं सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, साजिगी क्या होता है? साजिगी ये इसमें इस तरह क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में, एक ही रेखा में होती हैं, तो ये दशा होती है। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। और पृथ्वी के एक और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति जब होती है तो ये आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अभिवादन की 4 तस्लीम तथा जमी बोसी के तरीके को अपनाया? तो ये जो तरीका है शाहजहां ने अपनाया था। किसने अपनाया था? शाहजहां ने अपनाया था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां ने। 138 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से सही है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से सही है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से लिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं सुमेलित है। न्यायिक विलोकन की शक्ति अमेरिका से बिल्कुल सही है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो जो बाइडेन, अमेरिका के नवीनतम राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। तो ए और बी दोनों हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में जारी किए गए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है? वर्ष 2020 में भारत का इस सूचकांक में 9वां स्थान है, गलत है। इस सूचकांक में 10वां स्थान है, ठीक है। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 10वां था, नहीं 9वां था। तो पिछले बार 9वां था, इस बार 1 अंक और बढ़ गया है, 10वां हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा वो उल्टा दिया गया। अमेरिका 61वें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा सही बताना है? तो केवल 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पासक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये रूस की नौसेना के साथ मिलकर के किया। ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना एवं रूसी सेना के मध्य पासक्स अभ्यास का आयोजन पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय मूल के व्यक्ति को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल सोनी। अगला है 144 नंबर, हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई और यह मिशन शक्ति नाम से शुरू किया गया, जो कि
राज्य सरकार हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करेगी। 145 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? तो देखिए प्रयागराज है, मथुरा है, आगरा है, परंतु बरेली नहीं है। ठीक है, बरेली नहीं है। इस पे देखिए कुल कितने जिले हैं, तो देखिए दिल्ली से निकलती है, दिल्ली। यूपी में आप देखें मथुरा है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज, बनारस। यूपी में 5 जिलों से होकर जाती है, फिर कोलकाता पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के बायोम में सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है? तो ये आपका जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे सीमित संख्या में जलवायु वनस्पति उपलब्ध है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीतल होने के कारण यहाँ सीमित संख्या में ही वनस्पति उत्पन्न होती हैं या वनस्पति उपलब्ध है। क्वेश्चन 147 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सुशासन दिवस का किस संबंध में सत्य है? तो पहला, यह दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। तो पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, क्योंकि यह दिवस जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। और इस वर्ष यह दिवस इस वर्ष के हर वर्ष जो है ये 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस प्रकार दूसरा वाला कथन तो सही है, परंतु पहला गलत है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो लौह की अधिकतम मात्रा आपका लेटराइट मृदा में पाई जाती है। किसमें? लेटराइट मृदा में पाई जाती है। ये मिट्टियां सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। 149 देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई शहरों में निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? तो जो पर्थ है ये पश्चिमी तट पर स्थित, बाकी ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न ये सब आपके पूर्वी तट पर है। पर्थ पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक नहीं है? तो देखिए इसमें चालू खाते घाटे में क्या होता है कि किसी देश का जो आयात होता है, जो बाहर सामान खरीदता है वो ज़्यादा खरीदता, बेचता कम है, मतलब उसे अपने पास से पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आयात ज़्यादा, निर्यात कम होता है। तो इसमें घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो फायदा होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे तो भी फायदा होगा, और निर्यात को बढ़ावा देंगे तो भी फायदा होगा। परंतु निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने पर निर्यात करना, चीज़ों को बेचना महंगा हो जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा, तो ये आपके इसमें सहायक नहीं होती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे टोटल 75 क्वेश्चन, 75 पहले, 75 अब पूरा एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।